गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के बजट सेशन 2023-24 के इस अंक में मैं आपके सामने उपस्थित हूं बजट की कुछ मूलभूत जानकारियां लेकर। आज हम बजट के इस सेशन में जानेंगे घाटे की वित्त व्यवस्था, दैट मीन्स डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, साथ में यह क्यों जरूरी है और क्यों इसे विकसित और विकासशील दोनों प्रयोग में लाते हैं। साथ में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डिफिसिट में प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, बजटरी डिफिसिट क्या है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं इस सेशन में। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग से। डिफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था। ऐसा है कि सरकार कभी भी लाभ में नहीं चलती। तो सरकार लाभ में नहीं चलती तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर घाटा किस चीज का होता है? तो इसको थोड़ा सा समझने से पहले आप एक और चीज के ऊपर ध्यान दें कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो बजट हमारा मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट वो होगा जिसमें इनकम अगर 100 रुपए है तो एक्सपेंडिचर 90 रुपया ही करेंगे। नतीजा हमारे पास रिजर्व के रूप में 10 रुपए बच जाएंगे। आमतौर पर ऐसा छोटे छोटे देश करते हैं। लेकिन बैलेंस बजट वो होता है जिसमें 100 रुपया अगर इनकम है तो एक्सपेंडिचर भी 100 रुपया ही होगा। नतीजा यहाँ पर रिजर्व कुछ नहीं बचता, लेकिन घाटे की संभावना या कर्ज की संभावना खत्म हो जाती है। आमतौर पर इस प्रकार का बैलेंस बजट भी छोटे छोटे देशों में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें जीडीपी विकास की संभावनाएं न्यूनतम होती हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट में हमारे पास इनकम, दैट मीन्स जो रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, जो प्राप्तियां हैं हमारे देश के बजट में, वह 100 रुपए होंगी, लेकिन हम लोग खर्च कर देंगे उनमें से 120 रुपए। तो ये 20 रुपए कहाँ से आएंगे? तो 20 रुपए ये बोरोइंग से आते हैं। तो सीधा सा चीज समझिए, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के बीच में अंतर होगा। इनकम कम होगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो कहां से आएगा? ये हमारा ये बोरोइंग से कलेक्ट होगा। तो यहां पर याद रखिएगा, इसी प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था, जहां पर हम लोग बजट के लिए पैसा कर्ज लेकर जमा करते हैं, या फिर अगर बात करें तो हम लोग नए नोट को प्रिंट करके भी काम चला सकते हैं। लेकिन समस्या इसमें कुछ ज्यादा आ जाती है कि जब नए नोट को सरकारें लगातार प्रिंट करती हैं और बाजार में लगातार पैसे का प्रवाह बढ़ता रहता है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती रहती है, नतीजा इन्फ्लेशन हायर होने की, ज्यादा होने की संभावना हो जाती है। अगर बात करेंगे बिफोर 1987-88, तो भारत में करीब करीब अगर बात कीजिएगा तो 30% से ऊपर ही मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन की दर होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कैसे यह नियंत्रित हुआ? तो उसके बाद याद रखिएगा, हम लोगों ने डेफिसिट फाइनेंसिंग के मेथड को यूज करना शुरू किया, जिसमें नए नोट छापने के जगह पर जो ज्यादा खर्च हम लोग करते हैं उसे कर्ज लेकर जुटाना शुरू किया। अब कर्ज लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप विदेश से कर्ज लें, दूसरा तरीका हो सकता है आप डोमेस्टिक कर्ज लें, घरेलू कर्ज लें। यहां पर याद रखिएगा, जापान सरकार का मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जापान सरकार की कुल जीडीपी का 266% कर्ज है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। लेकिन कोई चिंता नहीं होती जापान सरकार को इसकी। कारण यह है कि उनका मूलतः 90% से ज्यादा का कर्ज केवल घरेलू है, यानी कि डोमेस्टिक है, और टोटल कर्ज में से केवल 10% ही फॉरेन लोन है। नतीजा, जापान की सरकार मजे में चलती है और कहीं कोई समस्या नहीं आती। खासकर अगर बात करेंगे अन्य देशों की तुलना में, अब ऐसे ऐसे अन्य देशों की तुलना अगर हम लोग करेंगे तो अभी आप लोग रिसेंट एग्जाम्पल देख रहे हैं श्रीलंका की सरकार का, कि किस प्रकार से वो बैंकरप्ट हो गई और भारत को आपातकालीन सहायता पहुंचानी पड़ी। सिमिलरली अभी तुरंत की बात है, पाकिस्तान की सरकार दर दर भटक रही है कर्ज के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक लोन के जगह पर ये लोग ज्यादा से ज्यादा विदेशी कर्ज के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा कमाने का यही एकमात्र जरिया उनके पास होता है। लेकिन भारत इन सारी संभावनाओं से बिल्कुल इतर
अपने विकास के ऊपर ध्यान दिए हुए हैं। कारण क्या है, हमारे पास न सिर्फ एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है, बल्कि हमारे यहाँ रिमिटेंस यानी कि जो एनआरआई हैं वो भी अपने घरों में पर्याप्त रूप से धन भेजते हैं, उससे भी विदेशी मुद्रा आती है। इसके अतिरिक्त टूरिज्म भी एक बड़ा सेंटर है जिसमें हमारे पास विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे जितने भी टूरिस्ट सेंटर हैं वो हमेशा आतंकवादियों के जद में होते हैं। 26/11 का हमला हो तो क्यों हुआ? भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री को तोड़ने के लिए, क्योंकि यह इतना विदेशी मुद्रा हमें दे देता है जितना आज के टाइम में कई देशों के पास नहीं है। सिमिलरली, कोई देश एफडीआई लेकर आ रहा है हमारे देश में, या कोई कंपनी एफडीआई लेकर आ रही है हमारे देश में, या एफआईआई आ रहा है, क्यूएफआई आ रहा है, तो ये याद रखिएगा, या एफपीआई आ रहा है, तो इन सारे माध्यमों से भी विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती रहती है। इसलिए कोई विशेष हम लोगों को विदेशी कर्ज की आवश्यकता नहीं होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था में एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जो हम लोग कर्ज लेकर पैसा अपनी इकोनॉमी में डालते हैं, उसे हम लोग अगले या उसी वर्ष इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में निकाल भी लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब कर्ज आप ले रहे हैं तो उसकी ब्याज की और मूलधन की अदायगी भी करनी होगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी पेड करना होगा। रिजल्ट ये होता है कि ग्रोथ एंड चेक दोनों एक साथ चलता रहता है। हम लोग एक साल कर्जा लिए तो अगले साल हम लोगों को या साल के अंत में हम लोगों को उस पैसे को चुकाना है या उसका ब्याज देना है। तो इस प्रकार से ग्रोथ भी हो रहा है, और दूसरी तरफ से यानी कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती भी है, तो उसको हम लोग रोकथाम भी कर लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपए इनकम हुई और हम लोगों ने 20 रुपए कर्ज लेकर खर्च किए, यानी कि कुल खर्चा हमारा 120 रुपए हुआ। लेकिन जब देखेंगे बजट हमारा कि रुपया हमारा जाता कहाँ है, तो देखेंगे कि उसमें से हमारा 16 पैसा 18 पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में भी जा रहा है। तो निश्चित तौर पर 20 रुपया आया तो 16 रुपया हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में गया भी। तो इस प्रकार से ग्रोथ एंड चेक की सिस्टम होती है। आइए चलिए आगे देखते हैं कि हमारे इस डिपसिट फाइनेंसिंग में और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिपसिट, कितने प्रकार के घाटे होते हैं। तो सबसे पहला है बजटरी डिपसिट, दूसरा है रेवेन्यू डिपसिट, तीसरा है फिस्कल डिपसिट और चौथा है प्राइमरी डिपसिट। याद रखिएगा, इन चार घाटों के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले बात होती है बजटरी डिपसिट की। बजटरी डिपसिट है क्या, कैसे निकालेंगे? तो टोटल एक्सपेंडिचर में हम टोटल रिसिप्ट को माइनस कर लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या माइनस हो जाएगा हमारा? टोटल रिसिप्ट। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो 2017 के बाद से टोटल एक्सपेंडिचर का कोई और डिवीजन नहीं है। बिफोर 2017 टोटल एक्सपेंडिचर हमारा प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में बटा हुआ होता था। सवाल ये होता है कि व्हाट इज प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर याद रखिएगा, जो योजना बना के खर्च होता है वो प्लान एक्सपेंडिचर होता था। वहीं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर था जिसे प्लान करने की कोई जरूरत नहीं होती है, जैसे डिफेंस का खर्चा, विदेशी अगर बात करेंगे जो हमारे उच्चायोग है उनके मेंटेन रखने पर खर्चा, ब्याज अदायगी पर होने वाला खर्चा इत्यादि। यानी कि जो पहले से ही हमारा प्लान्ड है उसमें कोई प्लान करने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में एक अन्य एग्जाम्पल है इसका, पेंशन का पैसा। तो यह भी हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ही होता था, और जो खर्चा हम लोग इस पर्टिकुलर ईयर में योजना बनाकर करते थे वो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर था। अब कुछ लोग नॉन प्लान को याद रखिएगा ऐसा खर्चा भी कह देते थे जो कंटीजेंसी फंड में आता है। तो याद रखिएगा, आपदाकालीन स्थितियों के लिए कंटीजेंसी फंड होती है, आपदाकालीन कोष होता है, तो वहां से खर्चे होते हैं, न कि वो नॉन प्लान का हिस्सा होता है। तो नॉन प्लान का मतलब ऐसा नहीं कि बिना प्लानिंग किए खर्च करते हैं। नॉन प्लान का मतलब यह है कि उसमें प्लान की नीड नहीं होती है, क्योंकि इट वाज प्रीवियसली प्लान्ड, वह पहले से ही निर्धारित है।
चलिए अब बात करते हैं टोटल रिसिप्ट की। तो टोटल रिसिप्ट यानी कि कुल प्राप्तियों के दो हिस्से होंगे, पहला होगा कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होंगी? तो पूंजीगत प्राप्तियों में बोरोविंग्स होगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा और अदर रिसिप्ट होते हैं। तो यहां पर कैपिटल रिसिप्ट अगर बात करेंगे तो बोरोविंग्स है, इंटरेस्ट पेमेंट जो हम लोगों ने कहीं कर्ज दिया है। भारत आज 68 से ज्यादा 68 से ज्यादा देशों को कर्ज प्रदान करता है। तो यहां पर याद रखिएगा, हम लोग जो कर्ज देते हैं तो उसकी ब्याज की अदायगी भी होती है, तो वहां से ब्याज आता भी है, तो वह भी हमारे कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है। वहीं पर बोरोविंग्स हम लोग वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एडीबी से या इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं से या किसी देश से जो कर्ज लेकर आते हैं वह हमारा बोरोविंग्स है। तो बोरोविंग्स, इंटरेस्ट पेमेंट और अदर रिसिप्ट को मिला देंगे तो बनेगा कैपिटल रिसिप्ट, जो कि हमारा टोटल रिसिप्ट का पहला हिस्सा है। वहीं पर रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट के दो हिस्से होंगे, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू यानी कि कर राजस्व, जिसमें आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल होगा। सबको पता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, कारपोरेट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स पहले था, अब खत्म किया जा चुका है। कल ही मैंने बतलाया था कि वेल्थ टैक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था। अब यहां पर याद रखिएगा, दूसरे साइड में आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और इस इनडायरेक्ट टैक्स में मुख्यतः जीएसटी और कस्टम ड्यूटी शामिल होता है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये है टैक्स रेवेन्यू का स्ट्रक्चर। वहीं पर नॉन टैक्स रेवेन्यू में वैसे हिस्से आएंगे जो फीस हैं, फाइन हैं इत्यादि। जैसे आपने कोई संपत्ति रजिस्ट्री की तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन शुल्क देते हैं आप लोग, न्यूज़पेपर्स के ऊपर टैक्स होता है, रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो टैक्स होता है, तो ये नॉन टैक्स है। दैट मीन्स इट इज नॉट रिकरिंग, ये लगातार नहीं देते। जब हम लोगों ने किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कराया तब इस टैक्स को दिया, हमने किसी कंपनी का फॉर्मेशन किया तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में पैसा दिया, तो इस प्रकार का नॉन टैक्स ऐसा रेवेन्यू जो रेवेन्यू तो है लेकिन रेगुलर टैक्स के रूप में नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो दोनों प्रकार के रेवेन्यूज को मिलाकर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यहां पर याद रखेंगे, बजटीय घाटे में हम माइनस कर देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसिप्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि एक्चुअली मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूं। आइए बजटीय डिफिसिट के बाद बात करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट की। रेवेन्यू डिफिसिट बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो राजस्व खर्च है, उसमें राजस्व प्राप्तियां हम लोग घटा देते हैं। सबको पता चल चुका है अभी तक कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, टैक्सेबल रेवेन्यू है, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सवाल यहां पर ये है। तो ऐसा खर्चा जो किसी फिक्स्ड एसेट, ध्यान से सुन लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो किसी फिक्स्ड एसेट यानी कि स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण पर खर्च नहीं होता है। याद रखेंगे, किसी की सैलरी हो गई, तो इस प्रकार के खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होते हैं। इससे किसी फिक्स्ड एसेट का निर्माण नहीं होता है। सैलरी हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, या इसी प्रकार से आपका आने जाने का भत्ता, टूर ट्रैवल अलाउंसेस हो गए, तो इससे किसी फिक्स्ड एसेट का निर्माण नहीं हो रहा है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर लेंगे तब ये निकलेगा हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। वहीं पर एक और टर्म जो हमारा 2013-14 के आसपास से इंट्रोड्यूस किया गया था, ये था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये है क्या हमारा, तो रेवेन्यू डेफिसिट में ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीगत जो हमारा ग्रांट होता है उसे हम लोग माइनस कर लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट में। अब सवाल ये उठेगा, व्हाट इज ग्रांट फॉर कैपिटल? तो यहां पर याद रखिएगा, मान लेते हैं एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया पहले आपको पता है सरकार की कंपनी हुआ करती थी और यह 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान या कर्ज में चल रही थी। तो यहां पर याद रखिएगा, उसे हर 2 साल, साल भर में 500 करोड़ 200 करोड़ रुपए देने पड़ते थे। तो ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन जो होता है, यह हमारे बैंकों को जो दिया जाता है ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन,
अब आप कल के बजट में देखेंगे कि ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन दिया जा रहा है हमारे पीएसयू बैंकों को। तो ये जो पैसा हम लोग कैपिटलाइजेशन के लिए अपनी सरकारी संस्थाओं को देते हैं, उसे माइनस कर लेंगे रेवेन्यू डेफिसिट में, और जो बचेगा वो होगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है और इसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने का सीधा तरीका होगा ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन को कम से कम किया जाए, क्योंकि सरकार का काम पीएसयू के क्रिएशन का था, कर दिया सरकार ने पीएसयू का क्रिएशन। अब लगातार अगर उसका वित्त पोषण करते रहे, लगातार सरकार उसके घाटे की भरपाई करती रहे, तो निश्चित तौर पर यह टैक्स पेयर के पैसे से नुकसान होता है। और टैक्स पेयर का पैसा डेवलपमेंट के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए है, डिफरेंट सुविधाओं के विकास के लिए है, न कि सरकारी कर्मचारियों के सैलरी पेमेंट के लिए है। कि सरकारी कर्मचारी वैसे जो जनता का काम नहीं कर रहे हैं, अपना बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, जैसे बैंक के लोग हो गए, जैसे अलग अलग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिफरेंट अलग अलग, एयर इंडिया, तो इनके लिए इनकी सैलरी देने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका सफिशिएंट अपना बिजनेस ग्रो होना चाहिए और वह एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करे, यह उम्मीद करती है जनता इनसे। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को घटाने का तरीका यह है कि सरकारी संस्थाएं अपने पांव पर खुद खड़ी हों। ये ठीक है, रेलवे जैसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य व्यापक है, उनका खर्चा भले जनता वहन कर ले तो कर ले, लेकिन एयर इंडिया हो या इसी प्रकार का सेल गेल भेल जितने भी सरकारी उपक्रम है, इनका खर्चा जनता के कंधों पर नहीं आना चाहिए। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट जिसे हम लोग राजकोषीय घाटा कहेंगे, कैसे निकालते हैं इसे? तो याद रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर अगर बात करेंगे माइनस टोटल रिसिप्ट, अगर बात कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, तो ये याद रखिएगा कहा जा रहा है बजटरी रिसिप्ट हो गया हमारा। टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसिप्ट घटाया तब तो बजटरी डिफिसिट हो गया पहले वाले डिफिनेशन से। अब याद रखिएगा अदर देन बोरोविंग्स, अब यहां पर माइनस कर लेंगे बोरोविंग्स को, तो बजटरी डिफिसिट माइनस बोरोविंग्स जब हम लोग कर लेंगे तब हमारा निकल जाएगा फिस्कल डिफिसिट। या फिर अगर आप पूरा का पूरा फॉर्मूला समझना चाहें तो ऐसे होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, फिर से यहां पर माइनस हो जाएगा बोरोविंग्स अदर देन बोरोविंग्स। तो टोटल रिसिप्ट में हम लोग यहाँ पर बोरोविंग्स को शामिल नहीं करेंगे, बोरोविंग्स को घटा देंगे। तो या फिर बजटरी डेफिसिट में ही बोरोविंग्स को घटा दिया जाए, एक तरीका ये भी है, जिससे हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल जाएगा, राजकोषीय घाटा। एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के जरिए हम लोगों ने 3% का लक्ष्य रखा गया है। यहां पर याद रखिएगा एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि हमें फिस्कल डेफिसिट को 3% पर मेंटेन रखना है। तो यहां पर याद रखिएगा फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल होता है हर एक सरकार के लिए। आमतौर पर सरकारें इसमें सरकारी खर्च को कम करने का काम करती है। तो पहला जो इसका उपाय है वो है सरकारी खर्च को कम करना। आमतौर पर सरकारें सरकारी खर्च कम करने के नाम पर सरकारी नौकरियों में छटनी करती है या नई भर्तियों पर रोक लगा देती है, जो कि इनके लिए सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन एक्चुअली यह एक विध्वंसक तरीका है, क्योंकि जब आप सरकारी नौकरियां देंगे नहीं तो निश्चित तौर पर आपकी जीडीपी में इन सरकारी कर्मचारियों का भी एक बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये सिर्फ सैलरी ले नहीं रहे हैं बल्कि सैलरी खर्च भी कर रहे हैं। और जब सैलरी खर्च कर रहे हैं तो इससे पूरा का पूरा आपका इकोनॉमी बेहतर होता है। तो सिर्फ इनके आप काम को देखिए और साथ में देखिए कि इनकी जो सैलरी है वो खर्च भी निश्चित तौर पर जीडीपी के ग्रोथ में आपका योगदान देती है। तो यहां पर याद रखेंगे। दूसरा इसका तरीका होगा सरकार अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए वैसे उपायों को शामिल करे जिसमें सरकार जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। जैसे अगर बात करेंगे 2014 से पहले कोई भी प्रधानमंत्री हमारा विदेश यात्रा के लिए जाता था तो उसके साथ कम से कम 100 से ज्यादा पत्रकारों का दल शामिल होता था।
उसकी इस यात्रा में। तो 2014 के बाद से इसे बंद कर दिया गया है। यही कारण है कि आज पत्रकारों के एक बड़े वर्ग में बड़ा रोष कायम हुआ है कि आखिर सरकार हमें मुफ्त में विदेश यात्रा पर क्यों नहीं ले जाती। इसी प्रकार से जब प्रधानमंत्री की यात्रा होती है तो वो अक्सर आपने देखा होगा वो 3 से 4 देशों की यात्रा एक साथ करते हैं झुंड में। याद रखिएगा, इससे आने और जाने का खर्चा बचता है। वहीं पर जो भी मंत्री हैं उनके होटल्स में रहने के ऊपर रोक लगा दी गई है, जो कि इससे पहले हम लोगों ने 2009 में देखा, 2004 में देखा। मंत्री डेढ़ डेढ़ दो दो साल तक होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में पड़े रहते थे, उनका अपना बंगला अलॉट होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं उन्हें कम करने की जरूरत है। तो ऐसे खर्चे जो सरकार व्यर्थ करती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, डिफरेंट अलग अलग बैंकों के मर्जर से भी इस प्रकार के खर्चे कम हो रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले मान लीजिए 3 बैंक थे तो 3 CMD, 3 MD, 3 CEO अपॉइंट होते थे। अब एक बैंक है तो एक ही MD, CMD और CEO के अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है। तो पहले 3 ऑफिसेज का खर्चा था, अब एक ऑफिसेज का खर्चा है। तो ये मर्जर के फायदे हैं। सिमिलरली हम लोग RRB को भी एक करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं उनको भी एक कर दिया जाए। 43 के आसपास उनकी संख्या वर्तमान में है, इसे भी घटाने का प्रपोजल है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये सारा का सारा हमारा मर्जर इसी प्रकार से ध्यान में रख के किया गया है। इसी प्रकार से सरकार अपने अन्य खर्चों को भी कम कर सकती है। जैसे सारे के सारे जितने भी ऑर्डर होते हैं उन सब को इलेक्ट्रॉनिकली इशू किया जाए और पेपर का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में वर्जित किया जाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार से हमारा खर्चा बच सकता है और साथ ही पर्यावरण को भी लाभ होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सरकार को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाना चाहिए, जिससे सरकारी कार्यालयों के खर्च में कटौती की जा सके। दूसरी तरफ सरकार अपनी बोरोविंग्स को कम करके भी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर सकती है। तो बोरोविंग्स को कम करना भी एक तरीका है, लेकिन बोरोविंग्स के कम करने से याद रखिएगा GDP के विकास दर पर भी असर पड़ता है। तो सरकार सिर्फ विदेशी कर्जे को कम करने के ऊपर ध्यान दे और उसके जगह पर घरेलू कर्ज से काम चलाए, यह ज्यादा बेहतर होगा। तीसरा फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने या कम करने का तरीका है, वह है हमारा करों की प्राप्तियों में वृद्धि। तो यहां पर याद रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाना यह भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे फिस्कल डेफिसिट कम हो सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा, जितना ज्यादा हम लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ कम करते जाएंगे उतना ही ज्यादा टैक्स कलेक्शन हमारा बढ़ेगा। तो यहां पर याद रखिएगा, करों के दर में परिवर्तन भी एकमात्र उपाय है जिसके जरिए हम करों के संग्रहण को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा एक सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। जब लोगों को कम कर देना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर वह ईमानदारी से कर देने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में इनकम टैक्स अगर 10 लाख से ऊपर की बात करेंगे तो 30% है। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति 100 रुपया कमा के 30% सरकार को देना नहीं चाहता है। अब नतीजा ये है कि लोग अपनी इनकम को छुपाते हैं, जबकि इसे 5% या 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार इनकम को निश्चित तौर पर टैक्स फ्री ज्यादा से ज्यादा करे इस बजट में। साथ में उनको ये दे कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर डिपॉजिट्स करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर छूट मिलनी चाहिए। जैसे अभी 5 लाख तक के डिपॉजिट से या 5 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर इंश्योरेंस डिपॉजिट इत्यादि के ऊपर टैक्स की छूट दी हुई है 80C के तहत। तो इस छूट को 5 लाख से रुपए से 10 लाख रुपए तक किया जाना चाहिए और इससे भी ज्यादा करें तो ज्यादा बेहतर है। और 10 लाख से ऊपर में जो कर की दर है 30%, उसे कम किया जाए और इसे कम करके जितना कम करेंगे उतने ही लोग ईमानदारी से कर देने के लिए आएंगे। चौथा एक और तरीका है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का, कि आप अपने कर्जों में यानी कि आपके द्वारा दिए जाने वाले कर्जों की संख्या को बढ़ाएं। वर्तमान में हम लोग करीब करीब 68 देशों को कर्ज दे रहे हैं।
यह करीब करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसे बढ़ाकर आप 50 बिलियन डॉलर या 100 बिलियन डॉलर का टारगेट रखें, चाहे वो अफ्रीका का देश हो, लैटिन अमेरिका का देश हो या दक्षिण एशियाई देश हो, उन सब के लिए भारत को कर्ज बड़े पैमाने पर देना चाहिए। और हम लोग कर्ज के जगह पर क्रेडिट लाइन दे सकते हैं, वो और ज्यादा बेहतर होगा। कारण यह है कि क्रेडिट लाइन में हम उन्हें गिफ्ट कूपन की तरह भारत से परचेज करने की अनुमति देते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, जैसे अभी हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची है, क्रेडिट लाइन के ऊपर बेची है कि क्रेडिट मिसाइल में करीब करीब आपका अगर क्रेडिट लाइन में 3,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, बहुत सारे अलग अलग देश है, अगर क्रेडिट लाइन देंगे तो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट को वो लोग परचेज कर पाएंगे। क्योंकि उन्हें अगर हम क्रेडिट देते हैं तो वो पैसा वो कहीं और जाके खर्च करेंगे, लेकिन क्रेडिट लाइन देते हैं तो वो हमारे देश से ही शॉपिंग करेंगे या कह लीजिए हमारे देश से खरीदारी करेंगे। तो इससे न सिर्फ देश का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो इन 4 उपायों के माध्यम से फिस्कल डेफिसिट को भारत सरकार नियंत्रित करने का काम करती है। पांचवा है आपका, सॉरी क्षमा कीजिएगा, चौथा है हमारा प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट को निकालने का तरीका है, फिस्कल डिफिसिट में हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे। तो जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है उसे फिस्कल डिफिसिट में घटा लिया जाएगा, नतीजा यह हो जाएगा हमारा प्राइमरी डिफिसिट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 4 प्रकार के डिफिसिट हमारी अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं और इन चारों प्रकार के डिफिसिट के ऊपर सरकार की नजर होती है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें रेवेन्यू डिफिसिट को 0-0 करने का टारगेट किया गया है कि रेवेन्यू डिफिसिट हमारा 0-0 रहे। साथ में अगर बात करेंगे तो फिस्कल डिफिसिट का टारगेट 3% का रखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की इस सेशन में सीखा कि टाइप्स ऑफ डिफिसिट क्या है। अगले सेशन में हम लोग बजट की कुछ और खूबियां समझेंगे, साथ में हमारा ध्यान होगा आज प्रस्तुत होने वाले इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। याद रखिएगा, अभी वित्त मंत्री इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कर रही है संसद में, हम लोग इसकी भी रिपोर्ट आपके पास जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।